जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं यहाँ पर आपका 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट क्लास। तो यहाँ पर आप सभी जुड़ जाइएगा मेरे साथ और आपको ये 60 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाना है। ठीक है, ये 60 जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर पूरी किताब से होने वाले हैं। जी हाँ, पूरी की पूरी बुक से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर यहाँ पर 13 तक के, ठीक है ना, 13 चैप्टर तक के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और यहाँ पर 60 ऐसे क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिलेगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, और हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ये बेसिक तरीके से, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये लगभग हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल तैयार होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन है आपका विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम समझाइए। तो कूलाम का नियम अगर आपको तैयार नहीं है तो आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। देखिए, तो चलिए फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आपके पास यहाँ पर एक चित्र है, ठीक है, ये हमारे पास चित्र है और इसमें आपका ये क्या है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका यहाँ पर Q1 और एक Q2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, इनका गुणनफल क्या होगा, इनके अनुक्रमानुपाती होगा बल के, है ना, जो लगने वाला बल है, और इनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसलिए यफ आपका अनुक्रमानुपाती में Q1 इंटू Q2 हो जाएगा और अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। बस आपको जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर के, और के का मान आप रख देंगे 1/4πε0। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कूलाम के नियम का फॉर्मूला। इसको इतना तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। वैद्युत फ्लक्स मैंने कई बार आपको बताया है और एक बार फिर से आप लोग कर लीजिए जल्दी से रिवीजन। देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, और इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर होता है E इंटू ए। ठीक है, और इसका यहाँ पर मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। मतलब यहाँ पर आपको बताना है जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो कि हमने देखा कि फ्लक्स रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, इसका रीजन क्या है। चलिए आंसर देखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि इस स्थिति में जो कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, और ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि इस स्थिति में अगर वो काट देंगी ऐसे करके, मतलब जैसे एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे लंबवत होती हैं एक दूसरे के, और अगर ये काटेंगी तो यहाँ पर जो कटान बिंदु है, कह रहा कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। अब यहाँ पर कूलाम का नियम यहाँ पर आपको देखिए, इसमें ये आपको अगर थ्योरी पूछेगा तो आपको 1 नंबर में अगर पूछे तो डायरेक्ट इतना बता के आपको इसका फार्मूला नहीं भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। जैसे ये फार्मूला आपने यहाँ पर नहीं लिखा, ओनली थ्योरी है, और अगर आप यहाँ पर इसका फार्मूला सहित लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरा यहाँ पर लेने का मतलब यही है कि अगर आपसे 1 नंबर में पूछे तो केवल आप थ्योरी और फार्मूला डायरेक्ट इतना लिख देंगे तो भी चलेगा, और अगर फिर 2 नंबर में आता है तो फिर इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देना चित्र बना के। ठीक है ना, ये चित्र भी है इसी के साथ, तो इतना आपको कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, तो किसका त्वरण अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी आएंगे, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए
तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इसका त्वरण किस में से किसका अधिक होगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होता है वो अधिक होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा कम होता है। ये इसका रीजन है, मतलब द्रव्यमान अगर कम है तो उसका त्वरण क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है ना। ये हो जाता है इसका रीजन। तो इतना ही कर देना है आपको। अगला देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और मात्रक बताइए। तो देखिए वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वैद्युत विभव, और इसको बोलते हैं V = W/Q नॉट। ये फार्मूला है, और आप जानते हैं W यानी कार्य है तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा, और Q आपका क्या है? आवेश है, तो इसका मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोल सकते हैं वोल्ट एक भाषा में, ठीक है। ये इसका हो जाता है राइट मात्रक, और यहाँ पर आपके सामने इसकी परिभाषा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है समविभव पृष्ठ क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए जानिए। देखिए समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब आपके पास कोई एक पृष्ठ है ऐसा, उसकी किसी भी बिंदु पर हम जाएं, प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब समान होगा, या कहें तो बराबर होगा। ये हो जाता है आपका समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है जो कि 1 नंबर के लिए अगर आता है तो आपको इतना करना है, और अगर 3 नंबर में आ गए तो फिर आपको फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है आपका गॉस की प्रमेय, जो कि हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए गॉस की प्रमेय क्या होती है देखिए। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ में लगता है, किसमें? बंद पृष्ठ में, ठीक है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये समझ गए ना, परिभाषा है। और आप देख लीजिए फाई ई आपका ये वैद्युत फ्लक्स है, और क्यू आपका आवेश है, और इसका कितना गुना है? 1/ε0 गुना। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो गया, और ये आपके सामने स्पष्टीकरण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य? पढ़ के जाइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन एकदम कीमती है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व देखिए होता है किसी तार के, यानी कि कोई वायर है, ठीक है ना, ऐसा कोई वायर है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश की मात्रा होती है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किसको? रेखीय आवेश घनत्व को बोलेंगे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है, और Q/L हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि L जो है लंबाई है, मतलब कोई तार है, इसकी प्रत्येक लंबाई, पूरी की पूरी लंबाई के हर एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश यानी Q होगा वही होता है इसका रेखीय आवेश घनत्व। तो इसलिए इसका ये हो जाएगा। और मात्रक की बात करें तो आवेश का आपका मात्रक कूलाम, और लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर ई कहते हैं। तो वेक्टर ई से इसको व्यक्त करते हैं, और इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, ई बराबर होता है F/Q, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, क्योंकि F आपका बल है और Q आपका आवेश है, तो कूलाम इसका मात्रक। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना, इसको ई भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए इसका छोटा सा आंसर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईबी वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा बताइए क्या होता है? देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेट को दिए गए उस आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर आपके सामने है C = Q/V। तो ये आपका C जो है ये संधारित्र की धारिता होती है ना, संधारित्र की धारिता होती है, और Q आपका आवेश है जो प्लेटों को दिया जाता है, और भी आपका इसका विभव है। तो C बराबर हो जाता है यहाँ पर आपका Q/V, और इसी से आपका फार्मूला ये बन गया Q = C × V, यानी कि आप Q का मान चाहते तो V को आप C के गुणे में ले जाइए। तो इससे 3 फार्मूले आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भंजक विभवांतर किसे कहते हैं। देखिए भंजक विभवांतर क्या होता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ जो है उसके भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। और इसको 1 MeV यानी कि 1 MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, को जूल में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है। तो भंजक विभवांतर के बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा क्वेश्चन कह देता ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करिए या 1 MeV को जूल में व्यक्त करिए, ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पर आपको पता है 1 MeV की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁶ eV यानी कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप लोग जूल में व्यक्त करेंगे तो आपको पता है 10⁶ हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका 10⁻⁻19 है और ये 10⁻⁻ प्लस का 6 है, इससे घटेगा तो 13×6=19 होता है। तो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए 10⁻⁻13 बच जाएगा और 1.6 पहले से है। तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल आपका आ गया, ये चेंज हो चुका है हमारा जूल में, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके आना है। अगला देखिए धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रतिरोध प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं और इसको जे से व्यक्त करते हैं। जे बराबर होता है I/A, मतलब एकांक क्षेत्रफल आपका जो एरिया है, ठीक है ना, इसलिए फार्मूले से व्यक्त हो रहा है। कोई एरिया है और उस एरिया में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा होगी वही ये कहलाएगा उसका धारा घनत्व। तो इसको जैसे व्यक्त करते हैं, मात्रक होता है एम्पियर और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। देखिए ओमीय प्रतिरोध तो वे परिपथ जिनमें ओम के नियम पूर्णतः लागू होते हैं, अर्थात उनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत परिपथ में बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, इसे ओमीय प्रतिरोध कह सकते हैं। ओम के नियम का जो पालन करे उसको ओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। देखिए तो किसी धारावाही चालक के अंदर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसका फार्मूला होता है ρ बराबर E/J, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर J क्या है आपका, ये हो जाता है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर या रखने पर विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें सोना, चांदी, हीरा, नमक, ये सभी क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा स्वप्रेरण क्या है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया स्वप्रेरण, मतलब एक ही कुंडली में सारा का सारा खेल इसका होता है, ठीक है ना, स्वप्रेरण में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं। शिखर मान मतलब समझ रहे हैं, I0 जिसे लिखते हैं, ये होता है धारा का शिखर मान। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर, ठीक है ना, एक चक्र में I0 के परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा के का मान 2 बार अधिकतम होता है। कितनी बार, 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती धारा के इसी अधिकतम मान को, जो 2 बार अधिकतम होता है, इसी अधिकतम मान को हम लोग धारा का शिखर मान, मतलब 2 बार जब ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा जाएगा वही शिखर हो जाता है, तो इसको शिखर मान या आयाम कहते हैं, या इसी को बोलते हैं धारा का शिखर मान, ठीक है ना। तो इसको I0 से व्यक्त किया जाता है इस प्रकार से, I
और नॉट, ऐसे ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र। विशिष्ट चालकता क्या है? तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। कहे से? सिग्मा से, याद रखिएगा। तो सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, ये पी नहीं है, रो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ये विशिष्ट चालकता, और इसका मात्रक है ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। अगला देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, किसी सेल के एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। अगला देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रतिरोध कैपिटल आर और आंतरिक प्रतिरोध की बात आती है तो स्मॉल आर। तो आंतरिक प्रतिरोध बताना, देखिए इसका आंसर। तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलती है और सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, मतलब बाहर आपका धन से ऋण की ओर और भीतर क्या होता है, सेल के ऋण से धन की ओर चलता है, ठीक है ना। ये जब इस प्रकार से प्रक्रिया होती है तो इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा जो उत्पन्न रुकावट या बाधा होती है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई चालक है, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई, अगर इसके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। और अगर ये बाधा किसी सेल के अंदर उत्पन्न हो रही है तो उसको आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत बताइए। चौक कुंडली क्या होती है? देखिए, तो इसका समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है, इसको चौक कुंडली कहते हैं। देखिए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है इसमें हम लोग ऊर्जा को ही ना नष्ट करें, ऊर्जा का नाश ना हो, मतलब ह्रास ना हो, और उसके बिना हम लोग धारा को कम कर दें, तो ये साधन या ये तकनीकी कहलाएगी चौक कुंडली, ठीक है ना। इसका काम होता है। तो यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो एक पृथककृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटलित कोण पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है ना। लोहे के पटलित कोण पर लपेटकर इसको बनाया जाता है और इस कुंडली का ओमीय प्रतिरोध लगभग शून्य या नगण्य होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चौक कुंडली। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है? तो चलिए प्रतिबाधा देखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरण कुंडली और संधारित्र, जब ये तीनों हो जाते हैं, मतलब LCR परिपथ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों हो जाते हैं तो किन्हीं दो के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा, मतलब LCR में या तो LR हो जाएगा या LC हो जाएगा, मतलब कोई दो यहाँ से होंगे, तीन है ना, तो दो जब रुकावट डालेंगे तो उसको प्रतिबाधा बोलते हैं। प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है और इसे Z से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटहीन धारा क्या होती है? देखिए, वाटहीन धारा तो समझिएगा थोड़ा सा, वाटहीन धारा क्या है? तो यह यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता है तो प्रतिरोध अगर शून्य है उसमें, मतलब केवल प्रतिरोध हो सकता है या तो केवल धारिता, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होते हुए भी औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है, इसलिए ऐसी प्रत्यावर्ती धारा को वाटहीन धारा कहा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखिए, विस्थापन धारा, इसे बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट देखिए क्या होता है, तो किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं और इसे आई सफिक्स में डी इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र आपके सामने है, ID = ε0 d∅e/dt। ये होता है विस्थापन धारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण एवं उपयोग बताइए। एक्स किरणों के दो गुण, देखिए गुण की बात करें तो एक्स किरणों में पहला गुण है आपका, एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और दूसरा है इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये इसके गुण हो गए। अब उपयोग की बात कर लेते हैं, एक्स किरणों के उपयोग कहाँ पर है? देखिए, तो पहला उपयोग है हीरो की जांच और परख में और दूसरा है शल्य चिकित्सा में। याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोगों को बताइए। देखिए, पराबैंगनी किरणों के उपयोग कौन कौन से? पहला, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, दूसरा है आदर्श लिखाई में। मतलब आपने देखा होगा
होता ऐसा है, एक पेन आता है मार्केट में जिसमें अगर आप उस पेन से किसी कागज़ पर लिख देते हैं कुछ भी तो वो दिखाई नहीं देता, और उसी में एक टॉर्च लगी रहती है उसी में, ठीक है ना, पीछे साइड या ढक्कन में कहें तो एक टॉर्च होती है। जब उस टॉर्च से आप उसको देखेंगे जहाँ पर आप लिखे हैं तो वो लिखाई आपको दिखाई दे जाती है, वरना बिना टॉर्च के नहीं दिखाई देगी वो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अदृश्य लिखाई, ठीक है ना। नकली दस्तावेजों में अंगुली के निशानों का पता लगाने में ये सभी पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। जहाँ पर आप फिंगर लगा के आते हैं ना, हर जगह पर फिंगर जैसे पहचान होता है आपका, आप जाते होंगे कई जगह पर फिंगर लगती हैं तो वहाँ पर ये पराबैंगनी किरणें ही पहचानती है कि हाँ ये आपका फिंगर, आधार कार्ड वगैरह में आप देखे होंगे। चलिए तरंगाग्र किसे कहते हैं, देखिए तरंगाग्र क्या होता है, तो चलिए इसका आंसर देखिए। यहाँ पर आपके सामने है किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही होती है या हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहेंगे, ठीक है ना। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए प्रकाशिक पथ क्या होता है, देखिए तो यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n, तब गुणन nd जो होता है ये प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। मतलब n दूरी जब तय करेगी, ठीक है ना, d तो आपकी दूरी हो गई और n आपका क्या है, ये यहाँ पर बताया गया अपवर्तनांक है। तो ये जब इतनी दूरी d दूरी को तय करता है ये प्रकाशीय पथ कहलाता है। मतलब कोई आपका प्रकाश की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक तय किया गया तो वो आपका हो जाएगा प्रकाशीय पथ, ठीक है। मेलस का नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये ऐड हुआ है, कोविड-19 के टाइम पर ये हट गया था तो इस बार आने का इसका काफ़ी चांसेस देखिएगा। मेलस का नियम देखिए, सन 1809 ईस्वी में वैज्ञानिक लुई मेलस ने इसको दिया था, ये वैज्ञानिक का नाम है, ने सिद्ध किया कि यदि किसी पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता I1 है निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है, जो कि सूत्र आपके पास यहाँ पर है I1 इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा प्रकाश तथा प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। यही मेलस का नियम है। चलिए अगला देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करिए। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, देखिए तो यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस से आपतित होकर क्या हो, लेंस से आपतित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो आप अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को उस जिस बिंदु पर काटेगी उसी कहते हैं हम लोग यहाँ पर लेंस का यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कला संबद्ध स्रोत, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। कला संबद्ध स्रोत आपने कई बार इस वर्ड को सुना होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है देखिए, ऐसे दो स्रोत, इसमें दो स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, इनको बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने न्यूमेरिकल है, यहाँ पर कह रहा है प्लस 2.50 डायोप्टर तथा माइनस 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना करिए। तो भैया दोनों को क्या करना है, जोड़ देना उठा के। तो P1 आपका ये दिया गया है, P2 आपके पास ये दिया गया है, तो P बराबर P1 प्लस P2, दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ पर आपके सामने तो आपको पता है एक में माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और घटाने पर P का मान आपके पास आ जाएगा 1.25 माइनस का। तो ये हो गया हमारा, और ये आपका संयुक्त क्षमता है। अगर हमको फोकस दूरी चाहिए तो यह बराबर 100/P होता है सेंटीमीटर में, तो 100 आपके पास वही है, P का मान आपके पास ये दिया गया है, तो बस इससे भाग करा दीजिए और माइनस का 80 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी आ जाएगा। तो दो चीज़ें निकल आई, फोकस दूरी आपके पास ये आ गई और आपके पास ये क्षमता आ गई, ठीक है ना। जो भी चाहिए रख लीजिए। चलिए किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, लेंस का आवर्धन क्षमता तो क्या होता है देखिए, तो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र देख लीजिए, रेखीय आवर्धन बराबर होता है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई।
ये हो गया रेखीय आवर्धन। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, जिसे आप डायप्टर से व्यक्त करते हैं ना, इसका मात्रक। तो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई वह फोकस दूरी है या उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बराबर होती है, इसे पी से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर इसका मात्रक डी यानी कि डायप्टर होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली तरंग समीकरण ज्ञात करिए। देखिए विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटान की जो ऊर्जा होती है निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, जो कि आपके पास यहाँ पर दिया गया है E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच आपका प्लांक नियतांक, न्यू आपकी आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से होता है ऊर्जा। अब बात करें यहाँ पर आपके सामने लिखा गया पूरा क्या है एच क्या है वी। अब देखिए यदि फोटान के को एम द्रव्यमान का एक कण मान लिया जाए तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से यहाँ पर E बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टीन का एक समीकरण है। तो E बराबर एम सी स्क्वायर, अब फर्स्ट समीकरण से और सेकंड समीकरण से दोनों को मिला देना है। देखिए फर्स्ट समीकरण क्या था, E बराबर एच न्यू, तो E के बराबर में क्या है एच न्यू है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर एम सी की जगह पर कर देंगे एच न्यू, ठीक है ना। तो E बराबर एम सी स्क्वायर है, तो एम सी स्क्वायर कर दिए, और E के हम लोग पहले समीकरण में देखे थे E बराबर एच न्यू, तो E की जगह पर एच न्यू कर दिए, ठीक है ना। ये हो जाता है इसका समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या देखिए कार्यफलन, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित चैप्टर है ये। देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन उसको कहते हैं। इसे समानता W से व्यक्त करते हैं। मतलब आपके पास कोई धातु का टुकड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें हम कोई प्रकाश डालें, है ना, पराबैंगनी प्रकाश, और अगर इस धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करा सके ऐसा न्यूनतम प्रकाश को हम कहेंगे कार्यफलन, ठीक है ना। देहली आवृत्ति क्या होती है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से, वही चीज यहाँ पर भी है। मतलब आप यहाँ पर समझिए कोई धातु का टुकड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं यहाँ पर इसमें, और इसमें प्रकाश जो आ रहा है, इस प्रकाश की इतनी आवृत्ति होनी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु पृष्ठ से उत्सर्जित करा दे। यही जो आवृत्ति होगी उसको बोलेंगे देहली आवृत्ति। बस इतना समझ लीजिए और बाकी आप समझ सकते। चलिए अगला देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव को बताइए। निरोधी विभव क्या है, देखिए तो निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अर्थात जिस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शुद्ध सिलिकॉन के N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कौन सा अपद्रव्य यानी अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो चलिए जान लीजिए P प्रकार के लिए और N प्रकार के लिए क्या होता है। तो देखिए जब शुद्ध सिलिकॉन से 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं शुद्ध सिलिकॉन में, तो हमारा N टाइप का अर्धचालक बनता है। मतलब अगर सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं तो N टाइप का बनता है, और अगर उसी में 3 संयोजकता वाला हम अपद्रव्य मिलाते हैं तो P प्रकार का अर्धचालक बनता है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए अवक्षय परत क्या है। अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो संधि डायोड में जो पीएन संधि डायोड होता है इसके निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना ही क्वार्टर पाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं अवक्षय परत, यानी दोनों के बीच का स्थान होता है, ठीक है। अब देखिए एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का नाम होता है लाइट इमिटर डायोड, इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड हिंदी में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है तो पीएन संधि के निकट अवक्षय परत जो होती है, मैंने बताया जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता ना ही क्वार्टर पाया जाता है ना, कोई भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वाहक नहीं पाया जाएगा, तो इनके अवक्षय परत के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है या विभव होता है उसको विभव प्राचीर कहते हैं, और यह लगभग 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि तक का हो सकता है, इसको बोलते हैं विभव प्राचीर, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत या अग्रदिशिक को समझाइए, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
समझिएगा। देखिए, जब किसी परिपथ में पीएन संधि का डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धनाग्र से तथा एन क्षेत्र बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ा जाता है। मतलब हम देखिए पी क्षेत्र को, यानी कि जो पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र को अगर हम धन सिरे से जोड़ दें और एन क्षेत्र को हम लोग ऋण सिरे से जोड़ दें तो पीएन संधि जंक्शन अग्र अभिनत में कहलाता है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया। यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, ठीक है ना। पी को प्लस को हम लोग पी से जोड़ दिए और माइनस को हम लोग एन से जोड़ दिए। ये आपका अग्र अभिनत की स्थिति में है। और अगर आप लोग पी को माइनस से जोड़ देंगे, मतलब माइनस इधर कर दें और प्लस को इधर कर दें, तो प्लस आपका एन से जुड़ गया तो ये आपका पश्च अभिनत में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इतना याद रखना है, यही आपका यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, यही चीजें हैं, बस बेसिक है। इसके बाद एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, ठीक है। तो आपतन कोण ज्ञात करना है। देखिए प्रिज्म कोण 63 डिग्री दिया गया है और विचलन कोण 29 डिग्री है। आपतन कोण ज्ञात करना है तो इसका आपतन कोण का फार्मूला होता है आपतन कोण बराबर a प्लस डेल एम अपॉन 2, ठीक है ना। a का मान आपके पास 63 डिग्री है तो 63 रख दिए और डेल एम का मान है 29 तो 29 रख दिए। दोनों को जोड़ देंगे 92 बनेगा, 92 के बटे में 2 है, घटा देंगे 46 डिग्री आपका आपतन कोण का मान आ जाएगा, ठीक है ना, भाग कराने पर यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 10 डिग्री है तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ पर चलिए क्या क्या दिया गया, देखिए डेल एम यानी विचलन कोण दिया गया है 10 डिग्री, ठीक है, और पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। आपको निकालना है प्रिज्म कोण, ठीक है ना, प्रिज्म कोण यानी ए का मान। तो इसका सूत्र आपके पास है डेल एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ पर डेल एम दिया गया है, एन का मान दिया गया, ए का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर करेंगे तो ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ पर डेल एम के बटे में ले आएंगे। तो यहाँ पर बन गया ए बराबर डेल एम अपॉन एन माइनस 1। अब देखिए वैल्यू रखते हैं। ए बराबर डेल एम का मान है 10 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका सामने ऊपर, ठीक है ना, 10 डिग्री, और एन का मान है 1.5। तो यहाँ पर 10 बटे एन की जगह पर 1.5 और माइनस 1, तो ये बना 10 बटे 0.5, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 20 डिग्री ए का मान आ गया, ठीक है। तो ये आपका निकल आया इस प्रकार से राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निकालिए, जो कि आपके सामने लिखा है। यहाँ पर होता है F = μ0/2 पाई I1 I2 अपान आर और इंटू यल, ये होता है आपका सूत्र इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एम बराबर होता है आई इंटू ए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आई का मान दिया गया है 2 एम्पियर और ए का मान भी आपके पास यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। ये देखिए 2 एम्पियर की धारा है और क्षेत्रफल आपके पास 1 सेंटीमीटर, जिसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में आपका ये हो जाएगा m बराबर आई इंटू ए से यहाँ पर आपका 2 × 10⁴ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है μ0 इंटू ε0 का मान ज्ञात करिए। तो ये होता है 1/c² के बराबर, और यहाँ से आपका इसका आएगा c का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है ना, और स्क्वायर लगा है तो इसके बाहर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से आएगा ये 9 और यहाँ पर ये इसका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना ही वैल्यू आपका आ जाएगा इसका मान, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला है, तार में वैद्युत धारा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर R का मान कितना देखिए 2 × 10⁻² मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर 2 × 10⁻² आपका जुड़ गया एक्स्ट्रा में, क्योंकि मीटर में चेंज किए। B का मान आपके पास दिया गया 10⁻⁻6 टेस्ला। तो R और B का मान दिया गया है, निकालना क्या है आपको, यहाँ पर I यानी कि आपको इसमें वैद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो फार्मूला होता है आपका सूत्र I बराबर 2 पाई ε0 B इंटू R, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो ये आपका 2 पाई अपॉन जो μ0 है इसका वैल्यू आपके पास ये रहा, ठीक है ना, इसका मान हो गया, और b का मान आपके पास 10⁻⁻6 हो गया, और r का मान आपके पास ये रखा है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका ये कटेगा तो यहाँ पर 10 आपका ये बच जाएगा। और देखिए यहाँ से 2 का 2 कट गया पूरा आपका, 6 2 8 यहाँ पर पावर बनी ना, और यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर 10 कितना बना, ये 6 2 8, तो माइनस का 8 बना, और बटे में कितना 10 आपका माइनस का 7 है। तो ये 7 ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए 10 -8
और गुणे 10 की पावर क्या प्लस का 7, तो बचा कितना 10 की पावर माइनस का 1 बच गया, जो कि आप लिख सकते हैं 0.1 इसको, है ना। तो आई का मान 0.1 एम्पियर आ चुका है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको टोटल 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो पसंद आ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।